तो गॉस लॉज के एप्लीकेशन में लास्ट लेक्चर में हमने स्फीयर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लिए थे। अब इसके बाद में गॉस लॉ के एप्लीकेशन इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखना है यहाँ पे उसमें नेक्स्ट है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन अब उसी को यूजिंग गॉस लॉ हमें कैलकुलेट करके देखना है कि हाउ टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो जब भी हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस लॉ का यूज़ करते हुए, तो पहली बात ये है कि हमें गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और वो डिसाइड करने में सिमेट्री हमारी हेल्प करती है। तो सपोज़ ये लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और किसी भी पॉइंट जैसे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है ये, तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना होगा। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसके लिए जो डायरेक्शंस निकल करके आएंगे, जो डायरेक्शन एक सिमेट्रिकल डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन फिर इस तरीके की रेडियल डायरेक्शंस होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि वो इस डायरेक्शन को प्रेफर कर रहा है। अगर कोई कहता है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वो नीचे के डायरेक्शन को प्रेफर कर रहा है, यानी ऊपर वाले चार्जेस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई इसके बारे में बोलता है तो इसका मतलब नीचे वाले चार्जेस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट के ऊपर भी उतना ही चार्ज है एक तरीके से, और इस पॉइंट के नीचे भी एक तरीके से उतना ही चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव सिमेट्रिक डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन सिर्फ यही पॉसिबल हो सकती है। तो दिस इज़ द रेडियल डायरेक्शन। हर एक प्लेन में यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन होगी। जैसे एक प्लेन ये है, फिर उसके ऊपर ये प्लेन है, ये प्लेन, तो इस तरीके के प्लेन्स बनते चले जाएंगे, और उन प्लेन्स में ये जो डायरेक्शन आएगी वो रेडियल आएगी डायरेक्शन। तो इस तरीके का रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो डायरेक्शन मैं एक बार यहाँ पर वापस से इसे बनाने जा रहा हूँ। तो डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप इस वायर के परपेंडिकुलर अगर ये एक प्लेन दिखा दो, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेन मैंने दिखा दिया, तो इस सर्किल के पॉइंट्स पे यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शंस आपको दिखेंगे। इस तरीके का रेडियल डायरेक्शन आना चाहिए। तो यही एक सिमेट्रिक डायरेक्शन जो कि पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं इस डायग्राम को टॉप व्यू में देखूँ तो वायर मुझे ऐसा दिखाई देगा, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस हैं वो ऐसे होंगे। तो इस तरीके के जो भी ये सर्कुलर प्लेन बनेंगे, हर एक सर्कुलर प्लेन में इस तरीके का यहाँ पर रहेगा। ये सर्कुलर प्लेन है तो इसमें भी इसी तरीके का। तो डायरेक्शंस मस्ट बी रेडियल इन ईच ऑफ द प्लेन। जितने प्लेन यहाँ बन रहे हैं सभी प्लेन्स के अंदर जो डायरेक्शंस है वो इस तरीके की रेडियल डायरेक्शंस यहाँ पर आनी चाहिए। ये सब हम कह रहे हैं सिमेट्री की वजह से। जो भी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिमेट्री है। अब मान लीजिए आपको आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, तो ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए आप आर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लें, वायर के पैरेलल ऊपर नीचे जाकर के, मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, एक आर डिस्टेंस पे ही लिया, तो आप ये बोलोगे कि आर डिस्टेंस अभी भी उतनी डिस्टेंस है यहाँ से, और ये पॉइंट बोलो चाहे ये पॉइंट बोलो, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट है। अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो ये मैटर नहीं करता है कि ये पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है, यानी कि करीब करीब इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना नीचे चार्ज है। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बोलूँगा तो इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना नीचे चार्ज है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइन पे कई सारे पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स अगर मैं इस लाइन पे ले लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आना चाहिए। ई, ये भी ई, और आर डिस्टेंस का पॉइंट आप उधर भी ले सकते हो। ये भी आर डिस्टेंस का पॉइंट हो गया, ये भी आर डिस्टेंस का पॉइंट हो गया। तो कहने का मतलब ये जो सर्किल ले रहे हैं, इस पूरे सर्किल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। इसके ऊपर भी अगर सर्किल आर रेडियस का लेंगे, स्मॉल आर रेडियस का, तो उसके भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इशारा कर रही हैं वो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री की तरफ इशारा कर रही हैं। और हमने पहले भी देखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो गॉसन सरफेस हम बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल होता है, तो उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो मैं अब यहाँ पर गॉसन सरफेस लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। तो दिस इज़ आवर इनफाइनाइट वायर, और इस इनफाइनाइट के वजह से यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और उसके लिए वी आर क्रिएटिंग ए गॉसन सरफेस। और जो गॉसन सरफेस है, जैसे मैंने भी बताया, एक सिलेंडर टाइप का गॉसन सरफेस होगा। तो दिस इज़ दैट गॉसन सरफेस। तो जितनी डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है उतने रेडियस का यहाँ पर ये सिलेंडर क्रिएट किया गया। और सिलेंडर क्यों क्रिएट किया गया, तो जो भी अब तक हमारा सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, उस डिस्कशन में निकल कर क्या है कि इस तरीके का अगर यहाँ पर सर्किल लेते चले जाएँ, आर रेडियस का, फिर आर रेडियस का सर्किल, फिर आर रेडियस का सर्किल, तो ऐसे सर्किल को अगर आप कंबाइन करते चले जाओ तो दैट विल क्रिएट ए सिलेंडर। इस तरीके का एक सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा। तो जो गॉसन सरफेस है
एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ऑन दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज मैं इसके लेंथ को L के बराबर अज्यूम कर लेता हूँ, लेंथ इज सपोज L, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके का रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हर जगह पे होगा और जहाँ नहीं दिखा पा रहे वहाँ पर भी होगा। जैसे अगर मैंने इस सर्किल बनाया था तो इस सर्किल में यहाँ 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 हर जगह पे इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड, इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सपोज लेट से इसके जो रेडियस है वो रेडियस स्मॉल आर के बराबर। तो अगेन LHS RHS, ठीक है, E डॉट DA या DS जो भी होता है, Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो सरफेस जिससे फ्लक्स पास, जिसमें हमें फ्लक्स देखना है, तो सिलेंडर में आप तीन तरीके के सरफेस कर सकते हो, यानी कि इस इंटीग्रल को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या तीन पार्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तो कर्व्ड सरफेस हो गई, और फ्लैट सरफेस में भी टॉप एंड बॉटम सरफेसेस हो जाएंगी, टॉप एंड बॉटम फ्लैट सरफेसेस। तो जो फ्लैट सरफेस है उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से रेडियल पास होगा तो इस फ्लैट सरफेस के टेंजेंशियल हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो तो हो जाएगा टेंजेंशियल, और वो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इनके तो फ्लक्स क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, और E और D आपस में यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ इसी तरीके के सरफेस से पास होगा, इनसे जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हर जगह पे E और DA सब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो आप वही यहाँ पर जो वेक्टर है उसको आप हटा सकते हो और सिंपली लिख सकते हो EDA। फिर उसके बाद में होगा ये कि E जो है मैग्नीट्यूड वाइज इसके हर एक पॉइंट पे इक्वली होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इस कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे। तो बेसिकली हम कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स लिख पा रहे हैं, बाकी तो जीरो ही हो चुका है, तो E को आप बाहर निकाल सकते हो और इंटीग्रल DA कर सकते हो, और जो इंटीग्रल DA है वो कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा फिर इस केस में, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया विल बी 2πRL। तो जो LHS है वो LHS कैलकुलेट होकर हमारे पास में आ चुका है, E इंटू 2πRL, दिस इज़ आवर LHS। और चार्ज कितना है, तो वायर का कितना हिस्सा इसके अंदर है आप वो देख लो, तो वायर की लेंथ L अंदर है इसमें, तो चार्ज कितना अंदर हो जाएगा, लैम्डा L, एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये LL दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देखोगे आंसर वही मिलने वाला है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन इनटू R, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2k लैम्डा डिवाइड बाई R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये सब हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है, इसका ग्राफ भी देख रखा है हमने यहाँ पे। तो E वर्सेस R जो ग्राफ बनेगा दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R यहाँ पे आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दिस इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वैसे तो हम कहते हैं इनफाइनाइट वायर, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं, और इनफाइनाइट वायर प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता है। तो इनफाइनाइट वायर का जब भी मतलब, इनफाइनाइट वायर को अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो इनफाइनाइट वायर का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये कि अगर एक वायर है तो जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही नज़दीक है, तो अगर हम ये पॉइंट बहुत ही नज़दीक लेंगे तो ये पॉइंट जब इस वायर को देखेगा तो उसे ये वायर जो है एक इनफाइनाइट वायर की तरह नज़र आएगा। तो जनरली जो हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं इनफाइनाइट बोल करके, तो वो रिज़ल्ट जनरली ट्रू किन चीज़ों के लिए होते हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट करीब करीब सेंट्रल रीजन के अंदर है। जैसे मान लीजिए ये जो वायर है, इस वायर में अगर मान लीजिए मैं ये सेंट्रल रीजन ले लूँ छोटा सा, जैसे मैंने बहुत छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये जो पॉइंट्स इस तरीके के सिलेंडर पे मेरे को मिलेंगे, ये पॉइंट को ऐसा लगेगा कि दिस वायर इज़ इनफाइनाइट। और आप जब एंगल वगैरह देखोगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, तो ऐसा लगेगा जो वायर है वो एक तरीके से यहाँ पे एंगल इस तरीके का सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री टाइप का एंगल सबटेंड कर रहा है ये वायर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 90 डिग्री ऊपर से 90 डिग्री इधर से, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 180 डिग्री। तो जब भी हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो बहुत ही नज़दीक है और सेंट्रल रीजन में है। अब मान लीजिए आप बिल्कुल आप एंड का पॉइंट उठा लो, तो इसके लिए तो इनफाइनाइट हुआ ही नहीं, फिर ये यहाँ कहीं पॉइंट उठा लो तो इसके लिए तो इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं हुआ, नीचे तो लेंथ बहुत ज़्यादा है, ऊपर लेंथ बहुत कम है। तो जनरली दिस इज़ वैलिड, दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज़ वैलिड फॉर सेंट्रल रीजन। ये जस्ट हमारे समझने के लिए, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, या तो इनफाइनाइट वायर लिखा हुआ मिलेगा या फिर लॉन्ग वायर लिखा हुआ मिलेगा। तो इनफाइनाइट वायर लिखा हो या लॉन्ग वायर लिखा हो, उसका मतलब हमें सिंपली बस यही निकाल लेना है कि वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, हमने बस अपने मतलब के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लिया कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स वायर के बहुत नज़दीक होते हैं, तब जाके हम उस पॉइंट के लिए हम इसे ट्रीट कर पाते हैं एक इनफाइनाइट वायर की तरह। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो इस सीरीज़ में अब आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर्स, और उसमें पहली कैटेगरी में यहाँ पर ले रहा हूँ होलो या सॉलिड सिलेंडर। होलो की कैटेगरी में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकते हैं। अगर सॉलिड मान के चलते हैं तो कंडक्टिंग के लिए कर रहे हैं यहाँ पर हम, यानी हम ऐसे सिलेंडर के लिए कर रहे हैं जिसमें जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे है। तो अगर होलो हुआ तो वैसे ही चार्ज सरफेस की जो थिन लेयर है उसमें होगा, और सॉलिड अगर यहाँ पर है और कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में आपको पता है कि मटेरियल में कोई चार्ज रह नहीं सकता, जो भी चार्ज होगा वो उसके आउटर सरफेस पे चला आता है। तो इन सभी केसेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे कि एक जैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दिस इज़ अ सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर, और चार्ज इन तीनों कंडीशन में सरफेस पे होगा इसके। तो दिस इज़ इनफाइनाइट, तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की जा रही है इसका मतलब ये इनफाइनाइटली ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, इनफाइनाइटली नीचे की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है। और सपोज इसके जो रेडियस है वो रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है, ये इसकी एक्सेस हो गई, तो रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब चार्ज क्योंकि सरफेस पर है, ठीक है, और उसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाउ लैम्डा से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर में सरफेस पे ही चार्ज है सिर्फ यहाँ पर, तो मान लीजिए आपने सिलेंडर की इतनी लेंथ ले ली, तो अगर आपने सिलेंडर की यहाँ पर अगर एल लेंथ ले ली तो आपको अगर चार्ज यहाँ पर लेट से अगर क्यू के बराबर मिलता है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ पे लेंथ एल और एक्स्ट्रा ले लोगे, लेंथ 12 कर दोगे, टोटल 12 लेंथ का सिलेंडर ले लोगे, तो आपको जो चार्ज मिलेगा 2Q मिल जाएगा, क्योंकि उसी तरीके से इस एल लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसी तरीके से इस एल लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर आप एक और एल लेंथ लेते हो तो अगेन उन तीनों को अगर आप मिला लो तो चार्ज आपका 3Q हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लैम्डा से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। और इसमें अगर आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो तो सिग्मा और लैम्डा में आप रिलेशन निकाल सकते हो, तो उसको मैं जस्ट यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जनरली ट्रेडिशन लैम्डा से ही करने का है और फॉर्मूले भी हम जनरली वैसे याद रखते हैं। लेकिन आप अगर सिग्मा डेंसिटी मान लेते हो, तो जैसे मान लीजिए कि एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो और रेडियस वगैरह कुछ मान लीजिए कि लेट से इसकी आर रेडियस जो भी है वो है, तो मैं लिखूँगा Q इज इक्वल टू, अगर मैंने लैम्डा डेंसिटी एज्यूम की है तो लैम्डा इंटू एल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं सिग्मा से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सिग्मा, और फिर मैं इसका जो भी सरफेस एरिया वो लिखूँगा, तो सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। तो आप ये एल देखो कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा और सिग्मा में यू विल फाइंड द रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो आप चाहो तो ये ध्यान रख सकते हो, या फिर बहुत ईजी कैलकुलेट करना है इसको। तो अगेन अब यहाँ पर एक इस तरीके की बॉडी बन गई जिसमें आप बोल सकते हो कि अंदर के पॉइंट्स हैं और ये बाहर के पॉइंट्स हैं। तो आप अंदर वाले पॉइंट्स पे भी कैलकुलेट करोगे, बाहर वाले पॉइंट्स पे भी आपको कैलकुलेट करना होगा इसके लिए। और अगेन सिलेंडर इनफाइनाइट, तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो बाइसिमेट्री रेडियल टाइप का होना चाहिए। हर एक जो भी प्लेन बनते चले जाएंगे एक के ऊपर एक, तो उन सभी प्लेन्स के अंदर इस तरीके का रेडियल डायरेक्शन एग्जैक्टली सिमिलर टू द इनफाइनाइट वायर, जैसे इनफाइनाइट वायर के डायरेक्शंस थे उसी तरीके के डायरेक्शंस इसके लिए भी होंगे यहाँ पर इसमें। तो मैं पहले बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। फॉर आर ग्रेटर देन आर, इसके लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग गॉसियन सरफेस लाइक दिस। तो एक सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं और उसकी जो रेडियस है वो रेडियस जो भी गिवन सिलेंडर है उसकी रेडियस है ऑब्वियस है कि ज़्यादा होनी चाहिए। और सपोज मैंने इसके लेंथ को एल के इक्वल यहाँ पर ले रखा है, तो दिस इज़ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का रहना चाहिए बाई सिमेट्री। सिमेट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल हियर टू डिसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिमेट्री हो गया। अगर ये फाइनाइट होता, ये इनफाइनाइट अगर नहीं होता तब हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाते, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके का होना चाहिए। तो अगेन जैसे वहाँ पर हमने यूज़ किया था अभी इनफाइनाइट लॉन्ग वाले वायर में, वैसे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ई इंटू ये LHS हो गया। तो मैं अगेन बार बार इसे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। अब ई इंटू 2πRL जैसे प्रीवियसली आया था वैसे इसमें भी आ जाएगा। और जो चार्ज है वो चार्ज कितना हो जाएगा, तो आपने जो अंदर सिलेंडर जिस पे चार्ज है बेसिकली उसकी भी L लेंथ ही ली एक तरीके से, यानी इसके अंदर जो सिलेंडर का हिस्सा आएगा L लेंथ ही आएगी इसके अंदर। तो लैम्डा इंटू एल इतना चार्ज मिल जाएगा डिवाइड बाय।
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 के लैम्डा इंटू आर, 2 के लैम्डा बाई आर। और आप इसको कंपेयर करो किसके साथ में, आप जो अभी इनफाइनाइट वायर का हमने किया है, तो दिस इज सेम एज इनफाइनाइट वायर। और आप इसको अब उससे भी कंपेयर करो कि इस स्फीयर में जब हम बाहर के पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते थे स्फीयर के लिए, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर निकल करके आता था कि पॉइंट चार्ज को सेंटर पर रख दो वो भी उतना ही करेगा। यहाँ पर अब ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का बिहेवियर किसके जैसा निकल करके आ रहा है, इनफाइनाइट वायर की तरह, कि इस सिलेंडर को हटा दो और सिलेंडर की जगह पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी का एक इनफाइनाइट वायर यहाँ पे रख दो अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस अगर रख दिया जाए तो वो भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो 4 आउटसाइड पॉइंट्स, इसको समराइज कर लेते हैं। 4 आउटसाइड पॉइंट्स, cylinder behaves like infinite wire kept along the axis। ठीक है, ये वहाँ पे पॉइंट चार्ज था स्फीयर के केस में, और यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं अंदर वाले पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसमें। तो फॉर पॉइंट्स इनसाइड, तो उसके लिए मुझे सिलेंडर जो लेना होगा उसके रेडियस को कैपिटल आर से कम रखना होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो अगेन उसके लिए भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री ही होगी यहाँ पे। तो टेकिंग सिलेंड्रिकल सिमेट्री एज यूजुअल फॉर दिस गॉसियन सरफेस, तो ये जो गॉसियन सरफेस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही हो सकता है, अगेन सिमेट्री। सपोज ये एल लेंथ का है और इसके जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर, इसकी जो रेडियस थी वो कैपिटल आर के इक्वल थी इसमें। तो लेट अस अप्लाई। तो जो एल एच एस है उस एल एच एस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इंटू 2 पाई आर एल। आर एच एस, तो आर एच एस में जो हम चार्ज यहाँ पे लिखने जाएंगे तो चार्ज के नाम पे हमारे पास में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर तो खाली है एक तरीके से, या तो खाली है, अगर सॉलिड भी है तो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो चार्ज जो भी होगा वो तो इन सरफेसेस के ऊपर होगा। तो इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इस वॉल्यूम के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पे। तो चार्ज इज 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 0। अगेन आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, कुछ उसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि अगर एक हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, यहाँ पर भी उसी तरीके का रिजल्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आ गया। तो आपने दोनों जगह कैलकुलेट कर लिया। ये r लेस देन r के लिए कैलकुलेट किया था मैंने, तो r लेस देन r भी आ चुका है, r ग्रेटर देन r आ चुका है। आप इसका ग्राफ बना सकते हो और अगेन आप देखोगे ग्राफ में एक डिसकंटिन्यूटी आएगी सरफेस से जस्ट पहले तक, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 वाला, और जैसे ही आप सरफेस या सरफेस को क्रॉस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन फिर ये 1/r वाला है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपने ये चीज़ होलो स्फीयर के लिए भी देखी थी कि सरफेस के जस्ट अंदर 0 और सरफेस या सरफेस के जस्ट बाहर यहाँ पे, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही थी और यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी अचानक से कोई सरफेस बीच में आ जाती है और अंदर होलो रहता है, चार्ज नहीं रहता है, तो जब भी हम सरफेस को क्रॉस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में सडन एक चेंज आ जाता है, और वो सडन चेंज को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, यानी कि पहले 0 था और सडनली अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू कैपिटल आर, दिस इज आर इज इक्वल टू आर। तो उसके बाद में आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। तो क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है तो चार्ज जो है वॉल्यूम में रह सकता है इसके, तो चार्ज कैन रिमेन इन द वॉल्यूम। तो अब के बार वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो सपोज दिस इज द इनफाइनाइट सिलेंडर, सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरीके से सेट कर दिया इसको, और सपोज ये इसकी एक्सिस है और एक्सिस और ये जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू आर। अगेन चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा के टर्म्स में भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इसको रो के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर दोनों में रिलेशन निकाल देता हूँ और अब के बार हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर इसके अगर एल लेंथ लेता हूँ, तो एल लेंथ में अगर मैं लैम्डा के हिसाब से लिखता हूँ तो लैम्डा इंटू एल चार्ज होगा, और उसी एल लेंथ में अगर मैं रो के हिसाब से लिखता हूँ वॉल्यूम डेंसिटी के हिसाब से तो रो, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर। तो समटाइम्स अगर वो रो के टर्म्स में बात करते हैं या लैम्डा के टर्म्स से बात करते हैं और चेंज करना पड़ता है एक दूसरे में,
तो आप इसका यूज़ करते हुए इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। और ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये हमें खुद से करना आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले तो वही बाहर के पॉइंट्स लेते हैं, आर ग्रेटर देन आर। तो बाहर के पॉइंट्स पे क्या हालचाल है वो देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगेन वही गॉसन सरफेस लाइक दिस, cylindrical Gaussian surface, electric field from symmetry, it is in the radial direction। इसके रेडियस को आप r से रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल r, और सपोज जो सिलेंडर उसकी लेंथ l के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। जो यहाँ पे फ्लक्स है, कई लोगों को एक बार कन्फ्यूजन होता है फ्लक्स में, तो फ्लक्स यहाँ हर जगह पॉजिटिव है क्योंकि लाइन जो है वो सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस को क्रॉस करके बाहर ही आ रही है, तो फ्लक्स हर जगह पॉजिटिव है, कहीं फ्लक्स नेगेटिव है नहीं इसके अंदर। चार्ज को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो LHS अगेन वही बात, E इंटू 2πRL, और जो RHS है वो RHS आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप लैम्डा के टर्म्स में लिखते हो तो लैम्डा इंटू L, क्योंकि इस L लेंथ का जो भी सिलेंडर है कंप्लीटली अंदर है इसके, ठीक है। तो L लेंथ का ये जो सिलेंडर है, जो ओरिजिनल हमारा सिलेंडर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो पूरे अंदर इसके, तो लैम्डा इंटू L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या फिर वही बात आ गई 2 के लैम्डा बाई R। चाहो तो आप लैम्डा को चेंज करके रो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इसको रो के टर्म्स में लिख दिया जाता है वॉल्यूम वाले केस में। तो लैम्डा को अगर मैं लिख दो रो पाई R स्क्वायर, तो दिस पाई विल बी कैंसल्ड और ये हो जाएगा रो R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू R, ठीक है। तो चाहो तो आप दोनों फॉर्मेट में इसको याद रखो, लेकिन एटलीस्ट ये तो जरूर याद रखो 2 के लैम्डा बाई R वाला फॉर्मेट। अब इसके बाद में अंदर वाले पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन द इनर पॉइंट्स, और अब के बार अंदर ये सॉलिड है तो इनर पॉइंट्स पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। पिछले बार हम बच गए थे क्योंकि चार्ज 0 हो गया था। तो दिस इज़ द एक्सिस, और अब के बार यहाँ पर ये लेट्स से दिस इज द गॉसन सरफेस। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इसी तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए, रेडियल। इसके रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सपोज जो लेंथ है वो लेंथ इसकी L के इक्वल लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को E एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे। तो LHS में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, LHS इज E इंटू 2πRL। अब जो RHS है इसमें हम लैम्डा का यूज़ करके नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लैम्डा इंटू L लिख देते हैं तो लैम्डा इंटू L का मतलब है कि ये जो पूरा सिलेंडर है ये पूरा चार्ज आ गया, ये वाला चार्ज भी आ गया लैम्डा इंटू L लिखने में। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, लैम्डा नोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप ये पूरे सिलेंडर का इतना लेंथ ले लिया आपने, और उसके बाद इस पूरे लेंथ का आपने लिख दिया कि इतना चार्ज है, फिर आपने इतना लेंथ लिया तो चार्ज डबल हो गया। अगर आपने L लेंथ यहाँ लिया फिर L लेंथ एक्स्ट्रा और ले लिया तो चार्ज विल बी डबल्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप L लेंथ ये वाली ले रहे हो इसमें, तो आप चार्ज जो लिखोगे वो तो चार्ज आप सिर्फ इस गॉसन सरफेस के अंदर का चार्ज लिखोगे सिर्फ, उसमें ये इसके बाहर का जो चार्ज है वो तो काउंट ही नहीं हो पाएगा। तो लैम्डा हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब के बार हेल्प हमें रो ही कर सकता है इसके अंदर फिलहाल डायरेक्टली लिखने के लिए। बाद में भले आप चाहो तो लैम्डा का एक्सप्रेशन यहाँ पर रख सकते हो रो के टर्म्स में, रो के जगह पे, लेकिन फिलहाल हम रो के टर्म्स में लिखेंगे इसको। तो रो मल्टीप्लाइड विथ, अब ये वॉल्यूम आप देख लो, ये वॉल्यूम कितना है, तो पाई स्मॉल R स्क्वायर, और ये लेंथ L हो जाएगी इसकी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, पाई इज कैंसल्ड, 1R इज कैंसल्ड एंड L इज कैंसल्ड। E का आंसर यहाँ पे आ जाएगा रो R डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आ रहा है वो रेडियल आ रहा है एक्सिस से, तो आप चाहो तो इस तरीके का वेक्टर नोटेशन भी इस पर चाहो तो आप लगा सकते हो। तो ये कुछ वैसा ही है, वहाँ पे स्फेयर के लिए हमने कैलकुलेट किया था रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आ रहा है रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। अंदर वाले पॉइंट पे ये भी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसमें। ग्राफ बनाते हैं इसका। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। तो जनरली हम केवल एक्सिस से वन साइडेड ही ग्राफ बनाते हैं। अगर हम वन साइडेड ही बना रहे हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड ही दिखा रहे हैं। अगर दोनों साइड दिखाना हो तो फिर आप दिखाओगे कि उधर उस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, तो वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड का ग्राफ कह लीजिए, या फिर बस यहाँ से स्टार्ट करके वन साइडेड ग्राफ बना दिया मैंने। तो इनिशियली R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाद में R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
और जब सॉलिड चीज़ें होती हैं तो उस केस में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, यानी कि सरफेस के जस्ट पहले सरफेस के जस्ट बाद, यानी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया यहाँ पे। तो ये ग्राफ जा कर के उसी पॉइंट पे एंड हो रहा है और ये भी स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट से, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि ये यहाँ पे एंड हो गया था 0 पे और वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो डिसकंटिन्यूटी आती है अगर होलो होता है, और सॉलिड में डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो आप सरफेस पे आप देख सकते हो कि आप इसका यूज़ करो चाहे इसका यूज़ करो वही आएगा। रो एक आर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर रखोगे यहाँ पर तो रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि वो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है। तो रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो उसके बाद में एक ये क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है इनफाइनाइट, और उसमें यहाँ पर ये कैविटी क्रिएट की गई है और ये जो कैविटी है ये भी इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट नहीं होगी तो फिर हमारे फॉर्मूलेज वैलिड नहीं हो पाएंगे। तो ये भी इनफाइनाइट है और इसके अंदर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ वो जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है और जिस प्लेन में वो पॉइंट है उसी प्लेन में हम वेक्टर्स को दिखा देते हैं। तो सपोज़ ये पॉइंट है और ये प्लेन मैंने कट कर लिया, उसी का मैं डायग्राम बना दूंगा, इसी प्लेन का मैं डायग्राम अलग से यहाँ बना दूंगा। और इसमें यहाँ पर अगेन वही स्ट्रैटेजी होगी जो हमने स्फेयर के लिए कर रखी है कि इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि रो भी है और माइनस रो भी है, जिससे कि नेट चार्ज हमने फिल नहीं किया और हमारा काम भी हो गया कि रो और ये रो मिलके पूरा एक सिलेंडर कंप्लीट कर देंगे और माइनस रो वाला सिलेंडर अपना एक सेपरेट हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसका एक टॉप व्यू टाइप का ही बना रहा हूँ या फिर कट करके बस वो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ इसमें। तो जस्ट क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर इसमें दिखाया जा रहा है और क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये वैसे ही लगेगा जैसे हमने स्फेयर के लिए किया है। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये इसकी एक्सेस यहाँ से जा रही है, इसकी एक्सेस यहाँ से जा रही है। इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है। हमने रो और माइनस रो इसमें अज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस दो के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर इसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली प्लस रो, दिस इज़ कम्प्लीटली माइनस रो। तो ये इसके एक्सेस वाला पॉइंट, ये वाला इसके एक्सेस वाला पॉइंट और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट अल्टीमेटली सिलेंडर के अंदर ही है। तो सिलेंडर के अंदर है तो इस वेक्टर का यूज़ करके हमें लिखना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को मैंने R1 अज्यूम कर लिया। फिर अगेन ये इसका सेंटर है और इसके लिए पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं पर है। तो यहाँ से जो वेक्टर है सपोज ये R2 वेक्टर हो गया। इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा वो फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रो R1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसमें इसकी वजह से जो फील्ड है वो ऐड कर दीजिए, लेकिन रो खुद ही माइनस में है तो माइनस लिख दिया यहाँ पर, रो R2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इट कैन बी टेकन एज कॉमन R1 माइनस R2। ये ध्यान रखिए R1 R2 जो है वो इसी प्लेन के अंदर के वेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ कहीं पे ऑरिजिन ले लिया, इसी प्लेन के अंदर के वेक्टर्स हैं, इसका आप ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और फिर आप यहाँ से बोलते हो कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है इस तरीके का, ये इसी प्लेन में लिया हुआ वेक्टर R1 R2। R1 माइनस R2 अगर आप देखो तो अगेन उसी तरीके का जैसा स्फेयर में हमने किया हुआ है, R1 वेक्टर और यहाँ पर ये R2 वेक्टर। तो R1 माइनस R2, तो दिस माइनस दिस इस तरीके से आ जाएगा फिर, और ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो अगेन इट इज़ रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ उसी तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो R जो वेक्टर है वो दोनों के एक्सेस को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, और वो पॉइंट से इंडिपेंडेंट आ गया। मैंने पॉइंट ये लिया था, ये लिया था, ये लिया था, ये लिया था, कौन सा पॉइंट लिया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी। एक तरीके से प्रूफ हो जाता है जैसे स्फेयर के लिए हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही है।